नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सबको में। हम लोग NIOS की माध्यमिक कक्षा यानी हाई स्कूल का अर्थशास्त्र विषय पढ़ रहे हैं। तो आज का मॉड्यूल प्रारंभ करने से पहले मैं आप लोगों के साथ अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर करना चाहूँगा, जो कि है 7895860757। आपको इस विषय के अंतर्गत कोई भी प्रॉब्लम आती है या किसी अन्य विषय में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप लोग हमारे को इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर अपनी समस्या का समाधान करवा सकते हैं। हम लोग आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और आप लोगों से फिर ये अनुरोध है कि आप लोग हमारे चैनल को, हमारे वीडियोस को अपने ऐसे दोस्तों जो कि किसी भी हिंदी माध्यम के बोर्ड से पढ़ रहे हैं उनके साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो आइए, आज हम जो मॉड्यूल पढ़ने वाले हैं वो है मॉड्यूल 8, जिसका कि शीर्षक है समकालिक आर्थिक समस्याएं। इसका मतलब है कि जो इस समय जो करंट में जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो क्या क्या हैं, ठीक है ना। तो इसके अंतर्गत हम आज अध्याय 23 का अध्ययन करेंगे, जो कि है पर्यावरण तथा धारणीय विकास। तो पर्यावरण और धारणीय विकास के बारे में हम इस अध्याय में बात करने वाले हैं। तो पर्यावरण, जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि पर्यावरण क्या होता है। हमारे चारों ओर जो वातावरण है, हवा है, पानी है, रोशनी है, ठीक है ना, धूप है, ये सारी की सारी चीजें मिलकर पर्यावरण बनाती हैं, ठीक है ना। मतलब हमको जो चारों ओर से घेरा हुआ है वो पर्यावरण ने घेरा हुआ है, ठीक है। तो पर्यावरण पृथ्वी अथवा इसके किसी भाग पर प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली सभी जैव तथा अजैव, जो जीवित हैं या जो निर्जीव हैं, ऐसी वस्तुओं को चारों ओर से घेरे रहता है, ठीक है। उसमें उन सभी जैव तथा अजैव कारकों को सम्मिलित किया जाता है जो प्रकृति में एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो उसमें सारे के सारे वो कारक सम्मिलित होते हैं जो कि एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो सभी सजीव तत्वों जैसे पक्षी, जंतु, पौधे, वन, ये सारे जो तत्व हैं, इनके अंदर जीवन होता है, ठीक है ना। ये जीवित होती हैं वस्तुएं। तो ये सभी जो सजीव तत्व हैं, जैसे पक्षी, जंतु, पौधे, वन आदि को जैव घटक में सम्मिलित किया जाता है, जबकि जो निर्जीव वस्तुएं हैं जैसे वायु, जल, चट्टान, सूर्य आदि, ये पर्यावरण के अजैव घटक के उदाहरण हैं, ठीक है ना। तो पर्यावरण के दो घटक हो गए, एक तो हो गया जैव घटक और एक हो गया अजैव घटक। तो जैव घटक में कौन कौन सी चीजें आ गई? जैव घटक में वो सभी चीजें आ गई जो सजीव हैं, सजीव तत्व जो हैं, जैसे पक्षी, जंतु, पौधे, ये सब जैव घटक में हैं। जबकि दूसरी ओर जो कुर्सी, वायु, जल, चट्टान, सूर्य, ये सारे के सारे जो हैं, ये पर्यावरण के अजैव घटक के उदाहरण हैं। इस प्रकार पर्यावरण का अध्ययन पर्यावरण के जैव तथा अजैव घटकों में अंतर संबंध का अध्ययन है। तो जो जैव और अजैव घटक हैं उनके बीच में जो संबंध होता है उसके अध्ययन को हम क्या कहते हैं? पर्यावरण का अध्ययन कहते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे पर्यावरण के महत्व की। पर्यावरण हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है, उसकी क्या महत्ता है हमारे जीवन में। तो पर्यावरण मनुष्य को नवीकरणीय तथा गैर नवीकरणीय, ठीक है ना, मतलब नवीकरणीय जिनको बोलते हैं रिन्यूएबल, जिनको कि रिन्यू कर सकते हैं, जो दोबारा से उत्पन्न हो सकती हैं, और गैर नवीकरणीय होती है जो कि समाप्त हो जाती है, ठीक है ना, जो कि दोबारा से आप जिसको पैदा नहीं कर सकते। तो पर्यावरण जो होता है मनुष्य को गैर नवीकरणीय और नवीकरणीय दोनों प्रकार के संसाधन प्रदान करता है। तो नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनकी समय के साथ पूर्ति हो जाती है, जो दोबारा से उत्पन्न हो जाते हैं, या जो कि समय के साथ रिफिल होते रहते हैं, मतलब खत्म नहीं होते कभी, तथा इसलिए बिना इस संभावना के उनका उपयोग किया जा सकता है कि इन संसाधनों का क्षय हो जाएगा या वो समाप्त हो जाएंगे, वो खत्म हो जाएंगे। इसके लिए हमको इनके घबराने की आवश्यकता नहीं होती है। हम बिना घबराए हुए इन संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी समय के साथ पूर्ति हो जाती है। तो नवीकरणीय संसाधनों के अगर उदाहरण हम देखें तो वनों में वृक्ष, आपने देखा होगा वन में आप वृक्ष को काटते हैं तो थोड़े दिन बाद कुछ समय पश्चात उसमें दोबारा से पेड़ उग जाता है, अगर आप दूसरा पेड़ उसकी जगह लगा देते हैं तो, ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्या है, ये एक नवीकरणीय संसाधनों का उदाहरण है। ऐसे ही महासागर में मछलियां
आप जो मछली पकड़ने वाले लोग होते हैं वो मछली पकड़ के ले आते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मछलियाँ खत्म हो गई, मछलियाँ दोबारा से उत्पन्न हो जाती हैं, ठीक है ना, उनकी पूर्ति समय के साथ हो जाती है। तो ये मैं दिखा रखा है, वृक्ष दिखा रखे हैं एक जंगल में, ये सब क्या है, ये जो नवीकरणीय संसाधन है उनका उदाहरण है। तो गैर नवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं, ये वे संसाधन हैं जो खर्च हो जाने के कारण समय के साथ समाप्त हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इनकी एक जो प्रॉपर्टी है, गुण है, वो ये है कि ये समय के साथ समाप्त हो जाते हैं अथवा उनका क्षय हो जाता है, ठीक है ना, उनका डिके हो जाता है, वो खत्म हो जाते हैं। तो गैर नवीकरणीय संसाधनों के उदाहरणों में जीवाश्म ईंधन, ठीक है ना, जीवाश्म किसको बोलते हैं, जो जीवों का जो लोग जो जीव होते हैं उनकी हड्डियों, जो उनका जो पुराने जो अवशेष बचे होते हैं वो जीवाश्म होते हैं, और जीवाश्म ईंधन बोलते हैं जैसे कि पेट्रोलियम पदार्थ हैं, ठीक है ना, ये सब जीवाश्म ईंधन में है। ऐसे ही कोयला भी जीवाश्म है, जो समय के साथ धरती के नीचे दबते चले गए और बहुत ज़्यादा दबाव और ताप के कारण वो पेट्रोलियम या कोयले आदि में परिवर्तित हो गए, ठीक है ना। तो जीवाश्म ईंधन तथा खनिज जैसे पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला आदि को सम्मिलित किया जाता है। तो गैर नवीकरणीय संसाधन जो हैं उनको अगर आप उपयोग में लाते हैं तो वो एक दिन समाप्त हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए इनका जो उपयोग है आपको बहुत सोच समझ के करना चाहिए। इसलिए भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इन संसाधनों का प्रयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि ये इनकी आपूर्ति समय के साथ नहीं होती है, ये समय के साथ समाप्त हो जाते हैं, ये इनकी विशेषता है। आगे बात करें तो अब जो अगला महत्व है पर्यावरण का, वो है पर्यावरण हानिकारक अवशेषों, ठीक है ना, जो बुरे पदार्थ होते हैं तथा उप उत्पादों, जो किसी जैसे कोई एक प्रोसेस होती है, कोई उत्पादन आप कर रहे हैं तो उसके साथ अगर कोई एक दूसरा उत्पाद बन जाता है तो उसको उप उत्पाद बोलते हैं, ठीक है ना। एक तो आपका मेन प्रोडक्ट हो गया और एक होता है बाय प्रोडक्ट। तो जो ये पर्यावरण है वो हानिकारक अवशेषों तथा उप उत्पादों को आत्मसात भी करता है, अर्थात अर्थात यह अवशेषों को बचाता है, ठीक है ना। तो पर्यावरण क्या करता है, ये जो सारी गंदी जो जो पदार्थ हैं, विषैले पदार्थ हैं, उनको आत्मसात कर लेता है, उनको अपने अंदर समा लेता है और इस प्रकार यह अवशेषों को बचाता है। तो चिमनियों तथा मोटर गाड़ियों के निकास पाइपों से निकलने वाला धुआं, शहरों तथा नगरों के मल पदार्थ जो कि आप सीवर लाइन के थ्रू भेजते हैं, औद्योगिक श्राव जो कि फैक्ट्रियों से निकलता है, ठीक है ना, गंदा पानी, सभी को पर्यावरण आत्मसात कर लेता है। अब पर्यावरण आत्मसात तो कर लेता है लेकिन पर्यावरण इसकी वजह से दूषित हो जाता है, ठीक है। इन सभी अवशेषों तथा उप उत्पादों का विभिन्न प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा आत्मसात तथा पुनर्चक्रीकरण किया जाता है। तो कई सारे अवशेष ऐसे होते हैं जिनका कि प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा, मतलब जो नेचुरल प्रोसेसेस होती हैं उसके द्वारा उनको डिग्रेड कर दिया जाता है, ठीक है ना, वो उनको अच्छे तरीके से आत्मसात पर्यावरण द्वारा कर दिया जाता है और उनका पुनर्चक्रीकरण यानी कि रिसाइकिल वो हो जाती हैं, ठीक है ना। कुछ अवशेष ऐसे होते हैं, लेकिन कई सारे अवशेष ऐसे होते हैं जो कि पर्यावरण में प्रदूषण फैलाते हैं। पर्यावरण जैव विविधता, ठीक है ना, जैव विविधता मतलब बायोडाइवर्सिटी इसको इंग्लिश में बोलते हैं। इसका मतलब है विभिन्न प्रकार के जो जीवन की जो अवस्थाएं हैं उनको। तो पर्यावरण जैव विविधता द्वारा जीवन को भी धारित करता है, ये जीवन को भी सपोर्ट करता है। जीवन के विभिन्न रूपों पर पर्यावरण के दबाव द्वारा उत्पन्न आनुवांशिक विभिन्नताएं, ठीक है ना, आनुवांशिक मतलब जो वंश के हिसाब से चला आता है, ठीक है ना, जो जो जेनेटिक होता है, जो पीढ़ियों को मिलता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। तो ऐसी आनुवांशिक विभिन्नताएं जीवन के उन रूपों का अनुकूलन बोलते हैं किसी परिस्थिति में अपने आप को ढालने से, ठीक है ना। तो जो जीवन के विभिन्न रूपों पर पर्यावरण के दबाव द्वारा उत्पन्न आनुवांशिक विभिन्नताएं जीवन के उन रूपों का अनुकूलन करने, विकसित होने तथा आनुवांशिक विभिन्नताएं उत्पन्न करने की अनुमति देती है जो कठोर पर्यावरण में जीवित रह सके। तो पर्यावरण जैसे जैसे बदलता है, जैसे जैसे चेंज होता है, उसके दबाव द्वारा उत्पन्न जो आनुवांशिक विभिन्नताएं होती हैं वो सहायता करती हैं कि आप जो नए प्रकार का पर्यावरण है उसके अनुकूल हो जाएं, ठीक है ना, और
में अपने आप को विकसित कर लें। ठीक है ना, आपसे मतलब है जितने भी जैव घटक हैं उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है ना, उसमें आप भी शामिल हैं, उसमें जंतु भी शामिल हैं, उसमें पेड़ पौधे भी शामिल हैं। ठीक है ना, तो वो इस प्रकार से ढाल देते हैं आपके शरीर को कि वो कठोर पर्यावरण में भी जीवित रह पाते हैं। ठीक है, अतः पर्यावरण जीवन के विभिन्न रूपों तथा अजैव घटकों में संबंध उत्पन्न करता है, उसको बनाए रखता है तथा जीवन को धारित करता है। ये पर्यावरण के कुछ महत्ताएं हैं, कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। अगला है पर्यावरण के जीव विज्ञान से संबंधित महत्व के अतिरिक्त पर्यावरण सौंदर्य कला की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। सौंदर्य कला की दृष्टि से महत्वपूर्ण कैसे है? आप देखते होंगे पर्यावरण आपको देखने के लिए बहुत अच्छे सीनिक पिक्चर्स देता है। ठीक है, सीनिक लैंडस्केप्स देता है, आप उनको देखते ही रह जाएंगे। ठीक है ना, यह हमें दृश्य तथा दृश्य भूमि प्रदान करता है जो हमारे लिए अमूल्य है तथा प्राय सारे विश्व में मानवीय संस्कृति में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। ठीक है ना, जैसे आप इस चित्र को देख पा रहे हैं, ये सब का सब किसने दिया है? ये सारा पर्यावरण की देन है। ठीक है ना, तो इतना जो सुंदर चित्र आप देख पा रहे हैं, ये जो दृश्य है, ये परिदृश्य है, ये सब का सब पर्यावरण का दिया हुआ है। इसलिए पर्यावरण अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण इकाई है। पर्यावरण संबंधी समस्याएं। अब क्या है, हमें पता है दुनिया ने बहुत ज्यादा तरक्की कर ली है, हम लोग ने काफी विकास कर लिया है, बहुत बड़े बड़े हाईवे बना लिए हैं, अच्छे प्रकार के मकान बनाने शुरू कर दिए हैं। ठीक है ना, बहुमंजिला मकान बनाने शुरू कर दिए हैं, 50-50, 100-100 मंजिल के आपने देखा होगा मकान बने होते हैं आजकल। तो ये सब बनाने के लिए आपने क्या किया? आपने प्रकृति का दोहन किया। ठीक है ना, पर्यावरण से चीजें ली, पर्यावरण ने जो संसाधन आपको दिए हैं उनका बहुत ज्यादा उपयोग किया और उसका नतीजा ये हुआ कि आपने पर्यावरण को काफी हद तक हानि पहुंचाई। ठीक है, तो अब पर्यावरण में कुछ समस्याएं उत्पन्न हुई। वो समस्याएं क्या हैं? सबसे पहली समस्या है प्रदूषण की। प्रदूषण किस किस प्रकार का होता है? वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण, जिसकी हम बात करने वाले हैं। इसी प्रकार से एक चीज है निम्नीकरण। ठीक है ना, निम्नीकरण मतलब डिग्रेडेशन। तो भूमि का निम्नीकरण होता है, प्राकृतिक आवास का निम्नीकरण है। ठीक है ना, ये दोनों प्रकार का निम्नीकरण हम पढ़ेंगे। और संसाधनों का क्षय, संसाधनों का खत्म होना, संसाधनों को का समाप्त होना, ये सारी जो पर्यावरण संबंधी समस्याएं हैं इनका अध्ययन हम इस पाठ में करेंगे। तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो है प्रदूषण। तो प्रदूषण क्या होता है? प्रदूषण सबसे अभिप्राय प्राकृतिक संसाधनों अथवा प्राकृतिक जैव तंत्र जो है उसकी गुणवत्ता में अवांछनीय परिवर्तन से है। ऐसा परिवर्तन जो कि वांछनीय ना हो, जो कि हम ना चाहते हो, ऐसा अगर परिवर्तन हो रहा है गुणवत्ता में, तो वो क्या है? प्रदूषण है। अगर प्राकृतिक संसाधनों जैसे पानी, हवा, इसमें अगर इनकी जो गुणवत्ता है, हवा में जो एक गुणवत्ता होती है, हवा की गुणवत्ता का मतलब है कि ऑक्सीजन की एक सही मात्रा, कार्बन डाइऑक्साइड की एक सही मात्रा, नाइट्रोजन की एक सही मात्रा वो होनी चाहिए। अगर कहीं जो ये अनुपात है सारी गैसों का, अगर वो बिगड़ता है तो उससे जो हवा की गुणवत्ता है वो खराब होती है। आपका जो जो प्रदूषण है, वायु प्रदूषण, उसके कारण आपके वायु की गुणवत्ता खराब होती है, वायु की गुणवत्ता में अवांछनीय परिवर्तन होता है, तो वो हो गया वायु प्रदूषण। तो प्रदूषण सबसे जो मतलब हुआ वो यही है कि प्राकृतिक संसाधनों अथवा प्राकृतिक जैव तंत्र की गुणवत्ता में अवांछनीय परिवर्तन होना। प्रदूषण किसी प्रदूषक द्वारा होता है। प्रदूषण के लिए कौन जिम्मेदार होता है? पॉल्यूटेंट जिम्मेदार होता है, प्रदूषक जिम्मेदार होता है। प्रदूषक कोई व्यर्थ पदार्थ अथवा वस्तु होता है जो प्राकृतिक संसाधनों अथवा प्राकृतिक जैव तंत्र में अवांछनीय परिवर्तन लाता है। ठीक है ना, तो प्रदूषक कोई भी खराब पदार्थ या वस्तु होता है जो कि प्राकृतिक संसाधनों अथवा प्राकृतिक जैव तंत्र में अवांछनीय परिवर्तन लाता है। अब हम बात करेंगे सबसे पहले वायु प्रदूषण की। ठीक है, तो आप जैसे देख पा रहे हैं इस वीडियो में कि ये एक चिमनी है, इस चिमनी से आप ये धुआं निकलता हुआ आपको दिख रहा होगा। तो इस धुएं की वजह से क्या होगा, जो गैसें यहाँ इस भट्टी में जली होंगी, जिसकी ये चिमनी है, वो सारी की सारी हवा में मिल जाएंगी और हवा के अंदर अवांछनीय परिवर्तन कर देंगी, मतलब वायु प्रदूषण को जन्म देंगी। ठीक है,
तो वायु प्रदूषण क्या होता है? रासायनिक पदार्थों के कण अथवा जैव पदार्थों जो मनुष्यों अथवा अन्य जीवधारियों को हानि या असुविधा का कारण बनते हैं अथवा प्राकृतिक या स्थित पर्यावरण को हानि पहुंचाते हैं का वातावरण में आने से है। ठीक है ना। तो वायु प्रदूषण का मतलब है रासायनिक पदार्थों के कण या जैव पदार्थ जो क्या होते हैं, जो मनुष्यों या अन्य जीवधारियों को हानि या असुविधा का कारण बनते हैं। अगर ऐसे कण हवा में आ जाते हैं, वातावरण में आ जाते हैं, ठीक है ना, जो कि प्राकृतिक या स्थित पर्यावरण को हानि पहुंचा रहे हैं, तो ये है वायु प्रदूषण। तो प्रमुख वायु प्रदूषक जो होते हैं जिनके कारण वायु प्रदूषण होता है, उसमें सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, जो एक प्रमुख ग्रीन हाउस गैस भी है। ग्रीन हाउस गैस क्या होती है ये भी आप आगे पढ़ेंगे। जहरीले पदार्थ तथा पदार्थों के कणों को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये सारे वायु प्रदूषक मिलकर वायु प्रदूषण को बढ़ाते हैं। ठीक है ना। ये सारी की सारी जो मैंने आपको गैसें बताई हैं ये घातक होती हैं, ये वांछनीय गैसें नहीं है, ये अवांछनीय है। तो वायु प्रदूषण के क्या प्रभाव होते हैं, इससे क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं? वायु प्रदूषण के कारण स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों में सांस लेने में कठिनाई। ठीक है ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है सांस लेने में कठिनाई, घरघराहट के साथ सांस लेना, खांसी तथा विद्यमान श्वसन, ठीक है ना, तथा हृदय संबंधी दशाओं की उग्रता को शामिल किया जाता है। हार्ट की प्रॉब्लम्स भी वायु प्रदूषण के कारण हो जाती हैं। इन प्रभावों के परिणाम स्वरूप औषधि प्रयोग मतलब दवाइयों का यूज, ठीक है ना, दवाइयों का उपयोग, चिकित्सकों की संख्या अथवा आपातकालीन विभागों में आगमन में वृद्धि, ये सारी प्रॉब्लम्स की वजह से आपको बहुत ज़्यादा मेडिकेशन का यूज होगा, चिकित्सकों की जो डॉक्टरों की संख्या है उसमें वृद्धि होगी। ठीक है ना, आपातकालीन विभागों में लोग ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे, उसमें जो आगमन है वो बढ़ जाएगा, इनपुट इमरजेंसी जो है वो बढ़ जाएंगी अस्पतालों की। अस्पतालों में अधिक प्रवेश तथा असामयिक मृत्यु, मतलब समय के साथ मृत्यु ना तो सामयिक मृत्यु है, मतलब समय से पहले ही मृत्यु हो जाना, ऐसी चीजों में भी वृद्धि हो सकती है। अब है वायु प्रदूषण के प्रमुख कृत्रिम स्रोत। तो कृत्रिम स्रोत मतलब जो मानव द्वारा बनाए गए हों। कौन कौन से स्रोत हैं? ऊर्जा संयंत्र जहाँ बिजली बनती है, ठीक है ना, ऐसे पावर हाउस, फैक्ट्रियों, शवदाह गृहों तथा भट्टियों आदि से निकलने वाला धुआं, ये वायु प्रदूषण का एक प्रमुख कृत्रिम स्रोत है। वाहनों तथा मोटर गाड़ियों जैसे कार, बस, बाइक, वायुयान, जलयान आदि से निकली हुई गैस, रासायनिक पदार्थ जैसे कीटनाशक और उर्वरक तथा कृषि तथा अन्य संबंधित क्रियाओं की धूल, ये भी बहुत बड़ी मात्रा में जो पॉल्यूशन है उसका कारण बनती है। ठीक है ना। अभी आपने देखा होगा कि जो कृषि संबंधी कार्य की जो बात कर रहे हैं, इन क्रियाओं की धूल, ऐसे ही अभी आप पराली जलाने की घटनाएं हो रही थी, उसके कारण वायु प्रदूषण में बहुत ज्यादा वृद्धि हो रही थी, तो वो भी कृषि संबंधी क्रिया ही होती है। ठीक है ना। तो कृषि संबंधी क्रियाओं की धूल, पराली के कारण जो धूल निकलती है जलाने के बाद काले रंग की, ठीक है ना, जिसके कारण दिल्ली का पूरा मौसम खराब हो गया था। ठीक है ना। तो ये सब वायु प्रदूषण के स्रोत हैं। अब और कुछ स्रोत हैं जैसे रंग रोगन से धुआं, बालों के स्प्रे, वार्निश, एरोसेल स्प्रे तथा अन्य विलायक, गड्ढों में व्यर्थ पदार्थों का जमाव जो मीथेन उत्पन्न करता है तथा जो वैश्विक उष्णता में भी योगदान देता है। ठीक है ना। तो ये सारे जो हैं ये मानव द्वारा बनाए गए स्रोत हैं। अब हैं कुछ प्राकृतिक स्रोत वायु प्रदूषण के। तो प्रकृति अपने आप भी वायु प्रदूषण को कई बार करती है, बनाती है। जैसे प्राकृतिक स्रोतों, आमतौर पर बंजर भूमि से धूल, तो जो जैसे रेगिस्तान है या बंजर भूमि है, क्योंकि वहां पेड़ पौधे नहीं होते हैं तो वहां से धूल उड़ती है। ठीक है ना। तो वो भी वायु प्रदूषण को जन्म देती है। जानवरों द्वारा भोजन के पाचन में निकलने वाली मीथेन गैस, ये भी बहुत बड़ा कारण है। जंगलों की आग से धुआं, पदार्थों के कण तथा कार्बन मोनोऑक्साइड, ये भी एक प्राकृतिक स्रोत है। ज्वालामुखी गतिविधियां जो सल्फर, क्लोराइड तथा राख के कण उत्पन्न करती हैं। ठीक है ना। ये सब भी वायु प्रदूषण के प्रमुख प्राकृतिक स्रोत हैं। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें तो हो गई वायु प्रदूषण। अब हम बात करते हैं जल प्रदूषण की। तो जल प्रदूषण क्या होता है? जल प्रदूषण का मतलब है कि जो प्राकृतिक जो जल के स्रोत हैं या जल की जो नहरें हैं, नदियां हैं, इनमें जो है कुछ ऐसे अवांछनीय तत्वों को हम अगर डाल दें जिससे कि जो पानी है उसकी गुणवत्ता खराब हो, तो वो कहलाएगा जल प्रदूषण।
ठीक है ना। तो जल प्रदूषण क्या होता है, हानिकारक यौगिकों को हटाए बिना उनका जल स्रोतों जैसे झील, नदियां, महासागर तथा भूजल में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से निस्सरण करना ही, मतलब डालना ही जल प्रदूषण कहलाता है। ठीक है। जल प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों में औद्योगिक रासायनिक पदार्थ तथा स्राव, ठीक है ना, स्राव मतलब लीकेजेस जो वहां से निकलते हैं, ठीक है ना, पोषक पदार्थ, व्यर्थ जल, मल पदार्थ, ये सारे शामिल होते हैं। ठीक है ना। तो ये सारे जो उदाहरण हैं ये जल प्रदूषण के प्रमुख स्रोत हैं जहां से कि निकलता है, जल प्रदूषण होता है। अब है जल प्रदूषण के प्रभाव। ये तो हमने पढ़ा कि जल अगर किसी प्रकार से भी दूषित हो जा रहा है तो वो है जल प्रदूषण। अब इसके प्रभाव क्या होते हैं, अगर कोई गलत मतलब पानी पी ले तो उससे क्या उसको फर्क पड़ सकता है, अनेक बीमारियां हो सकती हैं उसे, जैसे हैजा, टाइफाइड, अतिसार, ये सारी बीमारियां हो सकती हैं। प्रदूषण जल के गुणों को प्रभावित करता है, जिससे कि जो आप हो सकता है उसका टेस्ट आपको खराब लगे, ठीक है ना, हो सकता है आपको कुछ रिएक्शन दे जाए, उससे आप बीमार हो जाएं। प्रदूषक जिसमें जहरीले रसायन शामिल हैं जल की अम्लीयता, संचालकता तथा तापक्रम में परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये जो उसके जो गुण होते हैं जल के, उनको भी परिवर्तित कर सकते हैं प्रदूषक जो होते हैं, जिससे प्रदूषण फैलता है। ये जलीय जैव तंत्रों, जलीय जैव तंत्रों का मतलब है मछलियां, शैवाल, ठीक है ना, ये सारी चीजें जलीय जैव तंत्रों में निवास करने वाले जीवों जैसे मछली, पक्षी, पौधे, इन सबको भी ये मार देता है। ठीक है ना। कई बार आपने देखा होगा, कई बार नदियों में या झीलों में मछलियां एक साथ बहुत सारी मर जाती हैं, ठीक है ना, वो भी वायु जल प्रदूषण से ही होता है। और इस प्रकार प्राकृतिक खाद्य श्रृंखला में ये बाधा उत्पन्न कर देते हैं, जिसके कारण जैव तंत्रों में अस्थिरता उत्पन्न हो जाती है। अब प्राकृतिक खाद्य श्रृंखला का मतलब है कि एक 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 फूड चेन होती है कि भाई सबसे पहले जैसे घास है, घास को हिरन ने खाया, हिरन को फिर शेर ने खाया, ठीक है ना, शेर को फिर बाद में जो मरे हुए चीजों को खाते हैं उन लोगों ने खा लिया। ठीक है। तो ये सब क्या कहलाती है, एक फूड चेन कहलाती है, ठीक है ना, खाद्य श्रृंखला कहलाती है। तो उसमें भी अगर जल का प्रदूषण है तो उसकी वजह से बाधा उत्पन्न होती है। ठीक है। अब है जल प्रदूषण के स्रोत। शुरू में हमने थोड़ा से स्रोत की बात की थी, इसमें थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। जैसे मल उपचार संयंत्रों, ठीक है ना, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो होते हैं, तथा नगरों और कस्बों में मल पदार्थों के पाइपों से निस्सारण, ठीक है ना, इन जगहों से भी जो है जो पॉल्यूटेंट्स हैं वो जल में मिल जाते हैं। ठीक है। फैक्ट्रियों द्वारा जल स्रोतों में छोड़े जाने वाला औद्योगिक श्राव, ठीक है ना, ये भी एक बड़ा कारण है जल प्रदूषण का। कृषि भूमि से रसायन जैसे कीटनाशक तथा उर्वरक जो खेतों से बहने वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं, इनका निकास, उनकी निकासी, ये भी एक स्रोत है। नगरों में बरसाती नालों से प्रदूषित वर्षा जल, ठीक है, ये सारे के सारे जल प्रदूषण के स्रोत हैं। इसके अलावा ऊर्जा संयंत्रों जो पावर हाउस होते हैं बिजली के, उनके द्वारा जल में गर्म तथा रेडियोधर्मी जल को छोड़ना। तेल के जहाजों से तेल का छलकना, ये आपने देखा होगा कई बार समुद्रों में जो ये तेल के जहाज होते हैं वो लीकेज हो जाता है उनके अंदर से ऑयल, ठीक है ना, ऑयल लीक कर जाता है तो पूरा जो ऑयल है वो समुद्र की सरफेस पे आ जाता है, जिसकी वजह से बड़ी संख्या में जो समुद्री जो जैव तंत्र है वो प्रभावित होता है, कई मछलियां मर जाती हैं, ठीक है ना, और क्योंकि उसमें जो ऑक्सीजन है वो नीचे नहीं जा पाती है। जल स्रोतों में शैवाल की वृद्धि, ये भी एक कारण है, ठीक है, ये भी एक स्रोत है। अब हम बात करेंगे ध्वनि प्रदूषण की। तो जैसे अगर हम अभी बात कर रहे हैं, आप ये आवाज सुन सकते हैं, कितनी कानों को ये तेज लगती है, ठीक है ना। तो ये मतलब ध्वनि के माध्यम से ऐसी ध्वनि जो कि अवांछनीय हो, ठीक है ना, वो ध्वनि प्रदूषण के श्रेणी में आएगी। जैसे जो हम बात करें तो ध्वनि प्रदूषण अत्यधिक तथा अप्रिय पर्यावरण संबंधी ध्वनि है जो मानव अथवा जंतु जीवन की गतिविधियों अथवा संतुलन को अस्त व्यस्त कर देती है। ठीक है। तो ध्वनि प्रदूषण क्या है, अत्यधिक, बहुत ज्यादा मतलब, तथा अप्रिय, जो प्रिय ना हो, ऐसी पर्यावरण संबंधी ध्वनि है जो मानव अथवा जंतु जीवन की गतिविधियों अथवा संतुलन को अस्त व्यस्त कर देती है। ठीक है। तो ये है ध्वनि प्रदूषण। अब इसके प्रभाव क्या होते हैं। अवांछनीय ध्वनि के रूप में ध्वनि प्रदूषण शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य को हानि पहुंचा सकता है। इससे आपके स्वास्थ्य को हानि पहुंच सकती है, आपके कान खराब हो सकते हैं, ठीक है ना, इसकी वजह से आपको चिड़न तथा आक्रामकता
आप चिड़चिड़े हो सकते हैं, उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर, उच्च तनाव स्तर, ठीक है, हाइपरटेंशन, बहरापन, ठीक है, डीफनेस हो सकती है, नींद में बाधा आ सकती है तथा अन्य हानिकारक प्रभाव उत्पन्न हो सकते हैं, ठीक है। और अगर आप बहुत लंबे समय तक ध्वनि का अपावरण करते हैं, मतलब सुनते हैं, तो उससे ध्वनि प्रेरित बहरापन उत्पन्न हो सकता है, ठीक है। आप बहरे भी हो सकते हैं अगर बहुत लंबे समय तक आप बहुत ज्यादा तेज ध्वनि को सुनते हैं तो, ठीक है। वे लोग जो अधिक व्यावसायिक ध्वनि के संपर्क में रहते हैं, ध्वनि के संपर्क में न रहने वालों की तुलना में श्रवण संवेदनशीलता में अधिक कमी प्रदर्शित करते हैं। मतलब ऐसे लोग जो व्यावसायिक ध्वनि के संपर्क में ज्यादा रहते हैं, वो ध्वनि के संपर्क में न रहने वालों की तुलना में क्या हो जाते हैं, श्रवण संवेदनशीलता में अधिक कमी प्रदर्शित करते हैं। मतलब उनको आप आवाज लगाओगे तो वो आपकी आवाज नहीं सुन पाएंगे, आपको उनसे तेज बात करनी होगी, तेज आवाज में बात करनी होगी। उच्च तथा मध्यम श्रेणी की उच्च ध्वनि स्तर हृदय की रक्त वाहिनियों पर प्रभाव डालता है, रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर तथा टेंशन में वृद्धि कर सकता है और इस प्रकार लोगों का शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, ठीक है। तो ये हैं ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव। अब है ध्वनि प्रदूषण के स्रोत। तो मोटर गाड़ी, यातायात जैसे कार, बसें, हवाई जहाज, जैसे मैंने अभी आपको हवाई जहाज सबसे पहले दिखाया वीडियो में, रेलगाड़ियां, ये सारी के सारे ध्वनि प्रदूषण के स्रोत हैं। औद्योगिक प्रक्रियाएं, कुछ ऐसी प्रोसेसेस हैं जैसे पत्थर का चूरा बनाना, इस्पात पत्तियां बनाना, लकड़ी चीरना, छपाई करना, इनमें भी बहुत तेज तेज आवाजें होती हैं। सड़कों, पुलों, इमारतों आदि पर निर्माण कार्य, इनमें भी बहुत तेज ध्वनि प्रदूषण होता है, ध्वनि निकलती है। घरों से विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ जैसे स्टीरियो, बहुत तेज आवाज में आप अगर सुनते होंगे गाने, टेलीविजन देखते होंगे, तो इन सब से भी ध्वनि प्रदूषण में आप मदद करते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही उपभोक्ता उत्पाद जैसे एयर कंडीशनर, वो भी एक आवाज करते हैं, रेफ्रिजरेटर भी आवाज करते हैं। तो ये सारे जो स्रोत हैं, ये ध्वनि प्रदूषण के स्रोत हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। हम लोग आपके साथ फिर दोबारा से अपना एक व्हाट्सएप नंबर शेयर करेंगे जो कि है 7895860757। इस पार्ट से संबंधित या कोई भी इस विषय से संबंधित आपकी क्वेरी हो, कुछ आपको पूछना हो, तो आप इस नंबर पर मैसेज करके हमसे पूछ सकते हैं। मैसेज ही करें, कॉल ना करें, क्योंकि अभी हम लोग कॉल की सुविधा नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है। और आप लोगों से फिर एक बार यही अनुरोध रहेगा कि आप लोग अपने जानने वालों, अपने दोस्तों, ऐसे लोग जो कि किसी भी हिंदी माध्यम के बोर्ड से पढ़ रहे हों, उनके साथ हमारे चैनल को, हमारे वीडियोस को जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।